नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर रितेश चौधरी और हम आज आपसे बात करने वाले हैं रेडियो के लिए समाचार लेखन की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं और वो पत्रकार भी थे, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय समाचार लेखन के लिए टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोस्तों, चाहे कविता की बात हो चाहे खबर की बात हो, दोनों का उद्देश्य रघुवीर सहाय के हिसाब से मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना है। वो कहते हैं कि खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, उन सभी के लिए समाचार लेखन के तरीके अलग अलग हैं। चाहे बात रेडियो की हो, समाचार पत्र की हो या टेलीविजन माध्यम की। हम सभी इस बात को जानते हैं कि रेडियो क्योंकि एक सुने जाने वाला माध्यम है, इसलिए इसकी जो समाचार लेखन की शैली है अन्यत्र सभी माध्यमों से थोड़ी सी अलग है। रेडियो को एक रेखीय माध्यम माना जाता है। उसकी वजह है कि यहाँ सारा माहौल ध्वनि, शब्दों और स्वरों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। रेडियो को एक ऐसा माध्यम माना गया है जहाँ सिर्फ शब्दों और आवाज से ही सब कुछ पैदा होता है। दोस्तों, रेडियो के अंदर आने वाले बुलेटिन जो समाचार हैं, उनके अंदर जो मुख्य काम है वो श्रोताओं को समाज से संबंधित खबरों को देना होता है। आज हम लोग रेडियो समाचार के जो विभिन्न पक्ष हैं उसके संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन रेडियो समाचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समाचार लेखन से पहले हम आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर समाचार क्या है या समाचार से हमारा आशय क्या है। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी किसी भी समय कोई छोटी मोटी घटना अथवा कोई परिवर्तन होता है, उसका शब्दों में जो वर्णन होगा उसे समाचार अथवा खबर कहते हैं। यह इसकी एक सामान्य परिभाषा है, या हम यूं कह सकते हैं कि समाचार प्रायः वह उत्तेजक सूचना है जिसमें कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है। इसके अलावा एक अन्य परिभाषा के हिसाब से पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहते हैं वह समाचार है। शर्त यह है कि वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें अधिकाधिक लोगों की रुचि हो वह समाचार है। इसके अलावा समाचार किसी अनोखी अथवा असाधारण घटना की अविलंब सूचना को भी कहते हैं, जिसके बारे में लोग पहले से प्रायः कुछ ना जानते हो, लेकिन जिसे तुरंत ही जानने की अधिक से अधिक लोगों की रुचि। जो समाचार है उसे हम पत्रकारिता का प्राण तत्व कहते हैं। पत्रकारिता का प्राण तत्व होना आवश्यक है और वह समाचार इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता में हम विभिन्न पहलुओं की जानकारी हासिल करके समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जिसकी उसे पिपासा है। व्यक्ति की जो ज्ञान पिपासा है तब शांत होती है जब वह समाचार जान लेता है। वह चाहे पढ़ के जानता हो, चाहे सुन के जानता हो या देख कर जानता हो। आज प्रातःकालीन नित्य क्रिया का एक अभिन्न अंग नवीन समाचारों की जानकारी पाना हो गया है, क्योंकि यह आधुनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। दोस्तों, आज ये एक अनिवार्यता है और इसमें अधिकांश लोगों की रुचि है। पहले ऐसा होता था कि अगर हमारे घर परिवारों के कई व्यक्ति आपस में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो उनकी जो वार्तालाप का विषय होता था वो या तो धार्मिक चर्चाएं होती थी या परिवार तक सीमित होती थी। अपने परिवार के अंदर कब किसके साथ क्या हो रहा है, कौन नौकरी कर रहा है, किसका विवाह होने वाला है, ऐसी संबंधित सूचनाएं होती थी। लेकिन अगर आज आप अपने मोहल्ले, पड़ोस, आसपास के समाज में देखते हैं, जब दो लोग आपस में मिलकर बैठकर बात करते हैं तो उनकी चर्चाएं अब घर परिवार से बाहर अपने अड़ोस पड़ोस, अपने समाज, अपने देश तथा विदेश से संबंधित समाचारों पर टीका टिप्पणी से शुरू होती है। दोस्तों, समाचार किसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। जाहिर है कि हर घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार नहीं होती। किसी घटना, विचार, समस्या के समाचार बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनमें से सभी या कुछ शर्तों को अगर पूरा कर दें तो वह समाचार बन जाता है। लेकिन अगर इनमें से हम कुछ शर्तों को भी पूरा नहीं करते तो वे समाचार नहीं बन सकती। देखिए, जो सबसे पहली शर्त है, उस शर्त में चीज जो शामिल है वह है नवीनता। कोई भी बात जो नवीन हो, नई हो, वह समाचार के लिए एक आवश्यक शर्त है। अर्थात हम कहते भी हैं कि प्रकृति का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूलों से। प्रकृति को जिस तरह से ताजे फूलों से सजाया जाता है, समाचार के लिए भी नवीनता वाले जो कारक हैं उनको शामिल करके ही समाचार बनाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी स्थिति में कोई बदलाव हुआ हो या होने की संभावना हो तो वह समाचार का विषय है। दूसरे, उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो। एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर इसे हम लोगों ने देखा है
कि अगर किसी विषय का, किसी बात का, किसी समस्या का, किसी घटना का या किसी विचार का समाज के अधिक से अधिक लोगों पर असर पड़ रहा है तो निश्चित सी बात है कि वह समाचार है। जब अधिक से अधिक लोगों पर असर होगा या पढ़ने की संभावना होगी, देखिए असर पढ़ना या पढ़ने की संभावना दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू है, उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि हम लोगों ने पहले कारक को माना था। और तीसरा, वह घटना, विचार, समस्या हमारे जो श्रोता है उनसे भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से जितना नजदीक होगी उसके समाचार बनने की उतनी ही संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। दोस्तों, हम ग्लोबल से ग्लोकल की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम चाहे रेडियो की बात करें, चाहे अन्य माध्यमों की, उनमें हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से चलकर अपने जो आस पड़ोस के मोहल्ले गली के समाचार हैं उनमें भी जानने में हमारी दिलचस्पी रहती है। ऐसे में अगर हम एक उदाहरण लें कि दिल्ली से प्रकाशित किसी समाचार पत्र के लिए दक्षिण भारत में हुई किसी घटना की तुलना में दिल्ली में कोई अगर घटना हो रही है तो वह ज़्यादा समाचारीय है वहाँ के लोगों के लिए। इसलिए जो भौगोलिक परिवेश है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उस समाचार के एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर देखी जाती है। इसी तरह समाचार के कुछ अन्य कारक भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके जरिए हम किसी के लिए भी समाचार निर्माण करते समय उनका ध्यान रखकर समाचार का निर्माण कर सकते हैं। इन कारकों में सर्वप्रथम जन रुचि है। अगर जन रुचि नहीं है तो वह समाचार नहीं है। सर्वप्रथम हमें ये देखना होता है कि किन विषयों में समाज की, समाज के लोगों की, समाज में व्याप्त जो वो लोग हैं जो खबरों के प्रति अपना रुझान रखते हैं, उनकी रुचि है। ऐसे विषयों को हमें समाचार में शामिल करना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है अनोखापन। अनोखापन होने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि व्यक्ति जो खास है समाज के, उनके साथ किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है, उनके साथ की कोई घटना है, कोई उनके साथ टकराव है, उसे भी हम एक प्रमुख कारक के तौर पर देखते हैं। श्रोताओं की जिन भी विषयों में रुचि है, चाहे वह सिनेमा से जुड़ी हुई हो, चाहे वह अपराध से जुड़ी हुई हो, या वह समाज की, राजनीति की किसी भी विषय से जुड़ी हुई घटनाएं हो, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं समाचार बनती हैं। बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं जो खेल, व्यापार, मनोरंजन, इन सब से जुड़े हुए पहलुओं पर अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनसे ताजी घटनाएं जानना चाहते हैं, तो वो निश्चित ही समाज के अंदर समाचार का हिस्सा बनती है। दोस्तों, कुछ अनोखी या असामान्य घटनाएं भी होती हैं। कुछ अनोखी या असामान्य घटनाएं या ऐसे विचार समाचार बन सकते हैं जिनमें लोग जानना चाहते हो। समाचार की एक परिभाषा यह भी दी जाती है कि जब कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं है, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काट ले तो यह समाचार है। अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है अगर कोई सामान्य कुत्ता किसी बड़े व्यक्ति को काट लेता है, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया कि जो प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति हैं उनके साथ होने वाली घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर कोई कुत्ता किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को काट लेता है तो सामान्य रूप से वह भी खबर बन सकती है। इसी तरह एक और उक्ति यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो खबर नहीं है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो वह खबर जरूर है। दोस्तों, हम कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समाचारों की अपनी जो परिभाषा है बहुत व्यापक है, उसके अंदर बहुत कुछ समाहित होने की संभावनाएं हमेशा ही बनी रहती हैं। हमने बताया कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ होने वाली छोटी मोटी घटनाएं भी खबर बन जाती हैं, क्योंकि जो समाज के लोग हैं, जो श्रोता हैं, उनकी उसमें गहरी रुचि होती है। श्रोताओं की रुचि होने के कारण ही हम उन्हें समाचारों का हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, रेडियो क्योंकि एक सुने जाने वाला माध्यम है, इसलिए हम ये जानते हैं कि जो उसके समाचार हैं वह हर उस व्यक्ति के लिए होंगे जो साक्षर है या निरक्षर है। रेडियो के समाचार लिखते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिखा जा रहा है, जिसमें एक पढ़े लिखे विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे लोग सभी तरह के शामिल हैं। इसलिए उसकी जो लेखन शैली होगी, जो उसकी भाषा होगी और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति हमें सहज, सरल और रोचक ढंग से करनी होगी, क्योंकि जब हम गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सहज, सरल और रोचक ढंग से करेंगे तो निश्चित ही वह हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। दोस्तों, रेडियो पर यदि कोई व्यक्ति समाचार सुन रहा है तो तथ्यों की समझ के लिए उसकी एकाग्रता अति आवश्यकता है। अगर तथ्यों की समझ उसे कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रही है तो उसकी एकाग्रता भंग होगी और वो समाचार सुनकर या रेडियो को बंद करके बाहर जा सकता है। इसलिए समाचार लेखन करते समय इस बात का ख्याल रखा जाना अति आवश्यक है कि किसी भी तरह के जो भ्रामक तथ्य हैं उनको समाचारों में शामिल न किया जाए। यह बात भी अति महत्वपूर्ण है कि रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की व्यवस्था नहीं होती। दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है
और अखबार पढ़ते वक्त वह क्या कर सकता है कि अगर उसे कोई सेंटेंस या कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो वह पुनः उस वाक्य को पढ़ सकता है, या अगर किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आता है तो वह शब्द को उसका सहारा लेकर उस वाक्य को पढ़ समझ सकता है, उस शब्द को समझ सकता है। लेकिन रेडियो में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रेडियो का वाला व्यक्ति अगर किसी गूढ़ से गूढ़ शब्द का अर्थ निकालने के लिए अगर शब्द को उसका सहारा लेता है तो निश्चित ही उसके लिए परेशानी का सबब होगा, ऐसे में समाचार छूट जाएगा। अब क्योंकि समाचार पत्र के पास जो पाठक है उसके पास रुककर किसी भी शब्द का अर्थ जानने का समय है, लेकिन रेडियो के श्रोता के पास ऐसी कोई संभावनाएं नहीं होती हैं कि वह किसी शब्द का अगर अर्थ समझेगा तो एक शब्द को उसको निकाले, उसका सहारा ले। तो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए जो समाचार है वो अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि जब तक शब्द को से शब्द का अर्थ खोजने में लगेगा तब तक समाचार आगे बढ़ चुका होगा। इसलिए समाचार का लेखन करते समय हमेशा हमें ऐसा एक प्रयोग करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज में प्रचलित शब्द हैं उनका सहारा लेना चाहिए। साथ ही साथ हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि सहज और सरल शब्दों के सारे काम चलाना होगा। अब हम बात करते हैं समाचार की जो संरचना है, उसका जो ढांचा है वह किस तरह का होगा। दोस्तों, समाचार की जो संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो रेडियो माध्यम में हमेशा ही जो एक उल्टा पिरामिड शैली यानी कि जो इन्वर्ट पिरामिड मेथड है उसको अपनाया जाता है। अब ये उल्टा पिरामिड शैली को समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली माना गया है। इस शैली में समाचार के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद का जो कम महत्व की जो अन्य तथ्य हैं उन्हें हम इस शैली के अंदर किसी भी घटना या विचार के सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ इस शैली में किसी भी घटना, समस्या या विचार का जो ब्यौरा है वो हम कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना शुरू करते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जो हम समाचार सुन रहे होते हैं, कम से कम अखबार के अंदर या रेडियो के अंदर, हम कालक्रम में सूचनाओं को देते हैं, लेकिन रेडियो के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यहाँ जब हम इन्वर्ट पिरामिड शैली का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है उन्हें सबसे पहले देते हैं। इसलिए इसमें ये होता है कि जो क्लाइमैक्स है वो समाचार के अंत में नहीं बल्कि समाचार की शुरुआत में ही आ जाता है। दोस्तों, जो ये इन्वर्ट पिरामिड शैली है इसमें कोई निष्कर्ष भी नहीं होता। इस उल्टा पिरामिड शैली में किसी समाचार को हम सामान्य तौर पर 3 हिस्सों में विभक्त कर सकते हैं। हम जब इन्वर्ट पिरामिड शैली का इस्तेमाल करते हुए समाचार लिखते हैं तो उसके 3 हिस्से हुए। इंट्रो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा बॉडी, और तीसरा हिस्सा समापन। इंट्रो जो है वो समाचार के मूल तत्व को हम उसके अंदर पढ़ते हैं या लोगों को बताते हैं। समाचार के मूल तत्व को जो इंट्रो की शुरुआत है उसमें 3-4 पंक्तियों में बताया जाता है। किसी भी समाचार का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वह इंट्रो ही होता है, इसलिए उसे किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। और किसी जो इंट्रो में मुख्यतः हम 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वो है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। आमतौर पर माना जाता है कि जो एक आदर्श इंट्रो है उसमें सभी 6 ककारों का जवाब देने के बजाय किसी एक इंट्रो को हम प्राथमिकता देते हैं, मतलब हम किसी एक ककार को प्राथमिकता देते हैं और उस ककार के साथ 1-2 अन्य ककार भी दिए जा सकते हैं। देखिए, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। इंट्रो भाग का हम उदाहरण पढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ खिसकने से बस क्षतिग्रस्त, मृतकों में 2 पुरुष और 4 बच्चे शामिल। दोस्तों, अब हम इसके बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रो के बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटनाक्रम में जो कम महत्व के क्रम है उसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं। किसी भी समाचार लेखन का जो आदर्श नियम है वह यह है कि किसी समाचार को ऐसा लिखा जाना चाहिए जिससे अगर वह किसी भी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो उसके बाद के पैराग्राफ में कोई ऐसा तथ्य नहीं रहना चाहिए जो समाचार के बचे हुए हिस्से की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अपने किसी भी समापन बिंदु पर समाचार को पूर्ण पठनीय और पूर्ण प्रभावशाली होना चाहिए। समाचार की जो बॉडी में 6 ककारों में से 2 क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कोई घटना कैसे हुई और क्यों हुई यह जानने के लिए उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके परिप्रेक्ष्य और उसके व्यापक संदर्भों को खंगालने की कोशिश की जाती है और इसके जरिए ही समाज में जो समाचार का वास्तविक अर्थ है वह सामने आता है और उसके असर को स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम रेडियो समाचार के बॉडी भाग को समझते हैं। स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम के प्रमुख ने बताया कि लगातार हो रहे हिमपात की वजह से पहाड़ की मिट्टी ढहकर नीचे मार्ग पर आ गई, जिससे 30 यात्रियों को लेकर आ गई बस उसकी चपेट में आ गई।
बस पहाड़ से गिरने के वाले मलबे के साथ खाई में जा गई, जिसकी वजह से बस में सवार लोगों में से 2 पुरुष और 4 बच्चों की घटनास्थल पर मौत हो गई। आपातकाल मामलों के मंत्री ने बताया कि हिमपात की सूचना जारी की गई है और सभी यात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी गई है। अब दोस्तों हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। जो निष्कर्ष या समापन होता है वो सबसे अंत में आता है, और समाचार का समापन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य उसके अंदर आ गए हों, बल्कि समाचार के जो मुखड़ा है और समापन के बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों और उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से रखा जाता है कि अगर जो कोई भी हमारा श्रोता है वह किसी निर्णय पर या निष्कर्ष पर पहुंच सके। हम एक संपूर्ण उदाहरण से इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, समाचार शीर्षक में हम लोग महाराष्ट्र की एक घटना को लेते हैं जिसमें किसी मकान के ढहने की सूचना है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं और कुछ हताहत हैं। अगर समाचार का शीर्षक होगा तो कुछ यूं रंग से लिखा जाएगा, महाराष्ट्र में एक मकान के ढहने से 5 लोग मरे, 10 घायल। अब जब इसका इंट्रो लिखा जाएगा तो इंट्रो में खबर इस तरह से होगी, महाराष्ट्र के झालावाड़ में शनिवार सुबह क्षतिग्रस्त मकान के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। 5 से अधिक लोगों के अब भी मल में फंसे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब इस समाचार के अंदर जो आपने इंट्रो भाग सुना, उसके अंदर जो तथ्य शामिल हैं हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तथ्य जो ककार है वो क्या है, क्या हुआ, 3 मरे 4 घायल हुए। कौन थे वो लोग जिनकी मृत्यु हुई? वो आम नागरिक थे। ये घटनाक्रम कब हुआ? ये शनिवार की सुबह हुआ। कहाँ हुआ? ये झालावाड़ महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों, हमने इन ककारों को इसके अंदर शामिल किया। अब समाचार की अगर हम बॉडी की बात करें तो घटनास्थल पर जो मौजूद प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि पहले तो क्षतिग्रस्त मकान की दीवार ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। नगर निगम के अध्यक्ष का कहना है कि मकान बहुत पुराना हो गया था और उसके खाली करने का नोटिस मकान मालिक को दे दिया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुई भारी बरसात की वजह से 50 साल पुरानी इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। दोस्तों, अब हम इस समाचार का जो बॉडी है उसके अंदर जो शामिल तथ्य हैं, उसके अंदर जो शामिल ककार हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला ककार कैसे, यानी कि जो मकान गिरा वो कैसे गिरा? भारी बारिश की वजह से गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि नींव कमजोर हो गई थी। तो उपरोक्त समाचार का जो पहला पैराग्राफ था यानी इंट्रो था, उसमें हमने 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां के बाबत जानकारी दी, जबकि उसके बाद के पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों जैसे कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली। एक बात और याद रखने की है दोस्तों कि जो समाचार है, आपने भी समाचार के अंदर उस चीज को पाया होगा कि जो सूचना के स्रोत हैं यानी जिससे जानकारी मिली है उसका अवश्य जिक्र करना चाहिए। जैसे हमने उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनका जिक्र किया। प्रत्यक्षदर्शी आमतौर पर वह व्यक्ति होते हैं जो किसी भी घटनाक्रम के समय में उस स्थान पर जहां वह घटना हो रही है उस पर मौजूद होते हैं। इसके इतर उस घटना से संबंधित अन्य लोग जो उसके लिए कहीं जिम्मेदार हो या जिनके पास इस घटना को बताने का आधिकारिक स्वरूप हो कि वो इस घटना को कहने के लिए अधिकारी हैं, तो हमें उनको भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, रेडियो समाचार लेखन करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना होता है। दोस्तों, याद रखिए, हमेशा जो वाक्य होंगे वो छोटे छोटे होंगे। एक फॉर्मूला है KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमें हमेशा ही छोटे छोटे वाक्यों को लिखना चाहिए, बनाना चाहिए। इससे पढ़ने वाले और समाचार को सुनने वाले दोनों के साथ सरलता रहती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यह है कि जो जटिल वाक्य हैं उनकी तुलना में हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरल वाक्य की जो संरचना है उसको वरीयता दें। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम जटिल वाक्य का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि हमेशा आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। आम बोलचाल की भाषा मतलब हमारे ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका प्रयोग हम रेडियो पर कर रहे हैं और रेडियो के जो श्रोता हैं उनके जनजीवन में उनके आसपास ऐसे शब्द बोले जाते हो। रेडियो के लिए लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह बोलचाल की भाषा हो। भाषा ही मुख्य साधन है। यदि भाषा सरल और शुद्ध नहीं है तब समाचार सुनने में दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। इसलिए समाचार सुनने में दिलचस्पी पैदा हो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आम बोलचाल के शब्द, वह शब्द जो आम समाज में प्रचलन में है, उनका इस्तेमाल करें। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है
कि गैर जरूरी शब्दों का जो इस्तेमाल है उससे हमें बचना चाहिए। दोस्तों कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो ना भी करें तो काम चल सकता है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम शब्दों के ऐसे पर्यायवाची का इस्तेमाल कर देते हैं जो खास तौर पर उस समाचार में, उस रूप में हमारे सामने उस अर्थ में नहीं आ पाते हैं जिनकी हमें अपेक्षा होती है। इसलिए हम शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ के साथ समझकर ही प्रयोग करें। रेडियो केवल भाषा बोली का माध्यम है, यह शब्दों द्वारा किसी वस्तु स्थिति का वर्णन कर सकता है। अतः समाचार लेखन के समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए ताकि शब्दों को दृश्य का रूप मिल सके। दोस्तों हम जो रेडियो पर हम देख नहीं सकते, इसलिए हम अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि समाचार सुनने वाले को ये लगता है कि वह उस प्रत्यक्ष घटना के समय पर मौजूद है और उसे आभासी इस तरह का चित्रण महसूस होता है कि वह उस घटना को सुन रहा है, नहीं बल्कि देख रहा है। दोस्तों रेडियो द्वारा हम सुनने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। अतः समाचार लेखन की भाषा को बोलचाल की भाषा बनाए रखना होता है, ना कि पुस्तक की भाषा। हम कई बार ये देखते हैं पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो हम आम बोलचाल में नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम सुने जाने के लिए कार्यक्रम लिख रहे हैं, सुने जाने के लिए समाचार लिख रहे हैं, ना कि उसे पढ़ा जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ये जानते हैं कि जो रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम है उसे आप दोबारा नहीं सुन सकते हैं। दोबारा सुनने का, दोहराने का प्रावधान हमेशा नहीं होता है। अतः जो समाचार की भाषा और प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार में कोई बात कही है तो वह पूरी समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों रेडियो केवल शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, वह शब्दों के द्वारा जीता जागता संसार रचता है। शब्दों के द्वारा हृदय की भावनाएं, लगाव, उत्तेजना, आत्मीयता, स्वामित्व, इन सब का बोध होता है। इसलिए हम शब्दों पर बहुत कड़ी पकड़ रखें, उस पर नजर रखें और अपने शब्द ऐसे रखें कि हर व्यक्ति को, समाज के हर श्रोता को समझ में आते हो। दोस्तों श्रोताओं के अनुकूल ही समाचार लेखन की भाषा और अन्य कार्यक्रम होना चाहिए। समाचार के साथ एक और बात है कि जब आप समाचार दें वो संक्षिप्त हो, सिंपल हो, छोटा हो, लेकिन पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण समाचार जो समाचार की आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ करता है। समाचार की मूल आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पूर्ण समाचार दें। इसके अलावा दोस्तों समाचार लेखन के बाद अंत में एक बार फिर जांच लेना चाहिए कि कहीं शब्दावली बोझिल तो नहीं हो रही है, हमने कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर दिए हैं जिसकी वजह से हमारा समाचार बोझिल होता नजर आ रहा हो। अगर ऐसा है तो बोझिल शब्दों को हटाकर पुनः सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए अपनी लिखी हुई जो समाचार की हमारी स्क्रिप्ट है उसे कई बार पढ़ना चाहिए। समाचार हमेशा ही तथ्यपरक होने चाहिए क्योंकि तथ्यों के अभाव में समाचार का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिन्हें हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे रिपोर्ट तैयार करते समय समाचार के जितने भी तथ्य हैं उनको सभी को समाहित करना चाहिए। घटना स्पष्ट रूप से वर्णित होनी चाहिए। स्थान के नाम इस तरह से दिए जाएं जो दूर दराज का श्रोता है ना, वह भी भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगा सके। प्रयास ये भी करना चाहिए कि व्यक्तियों और स्थानों के नाम इस तरह बताए जाएं कि जो समाचार वाचक है वह उनका सही उच्चारण कर सके। घटना की पृष्ठभूमि की जरूरत के अनुसार उसे भी बताया जाना आवश्यक होता है। और हम हर बार इस बात को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समाचार की भाषा है वह बहुत ही सरल और हर हाल में बोली जाने वाली होनी चाहिए। अगर हम हिंदी के हिसाब से देते हैं, हिंदी का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग कहीं पर लिखते हैं कि राम तथा श्याम जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने लेखन में तो लिख दिया राम तथा श्याम मेले जा रहे हैं, लेकिन अगर बोलचाल की भाषा आएगी तो हम वहाँ तथा या वह जैसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं करते। हम हमेशा वहाँ देखते हैं कि हम हमेशा और राम और श्याम जा रहे हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तथा एवं वह जैसे शब्दों की जगह पर हमेशा और शब्द का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याओं को जहां तक संभव हो सके राउंड फिगर में ही व्यक्त करना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या को बताना चाहिए। भले ही इसके लिए जैसे करीब करीब, लगभग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें क्यों ना करना पड़े। जैसे आपको बताना है कि 865 तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 900। अगर हम इसे 865 कहते हैं तो यह एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला हो सकता है। इसलिए संख्याओं को हमेशा ही 100, 1000, लाख, करोड़, अरब आदि ऐसे रूप में व्यक्त करना चाहिए। इससे श्रोताओं को उन्हें समझने में
सहजता और सरलता होती है। एक और बात, पहले भी कहा है कि वाक्य लंबे नहीं होने चाहिए। भाषा की सरलता इस हद तक होनी चाहिए कि एक बार सुनते ही श्रोता आशय को समझ जाए। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों समय के महत्व को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां पर समय की सीमाएं होती हैं। देखिए, हर माध्यम के पास अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा, रेडियो के साथ जो है वो समय है, अखबार के साथ अखबार के पन्नों की जगह का मसला है। तो हम जब माध्यमों के लिए, जिसके लिए लेखन कर रहे हैं, उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस काम को करें। अब समय के महत्व को ध्यान में रखेंगे तो हम रेडियो के अंदर अपनी बात को सही समय पे सही ढंग से कह पाएंगे। रेडियो के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात है कि अगर किसी एक ही समाचार में ज़्यादा समय लगा दिया तो निश्चित रूप से जो अगला समाचार है या दूसरा समाचार है, या तो वह पूरा नहीं हो पाएगा या छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि जो समाचार होता है उसमें बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसी जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह जो निरंकुश कलम है वो समाज के विनाश का कारण बन सकती है। अब ये निरंकुशता जो है, ये अगर हम अपनी कलम को लिखते वक्त किसी तरह की अपनी जो सोच है उसको उसमें शामिल कर दें, अपने पूर्वाग्रहों को समाचार में शामिल कर दें, तो ये समाज के लिए विनाश का कारण बन सकती है। अब इस निरंकुशता को समाप्त करने के लिए किसी तरह का अंकुश होना जरूरी है। गांधी जी इसके लिए कहते हैं कि यह अंकुश भी भीतर का होना चाहिए, यानी कि स्व नियमन की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। आपको ये अंकुश खुद से समझना होगा, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि बाहर का अंकुश तो बहुत ज्यादा जहरीला होगा। इसलिए समाचार लिखते समय, उसका लेखन करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, बहुत जरूरी इस बात का ख्याल रखना होगा कि समाज को किस नजरिए से लिखा जा रहा है। दोस्तों नजरिया एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है समाचार लेखन का। अगर हम समाचार लेखन के अंदर किसी नकारात्मक नजरिए को डाल देंगे या अपने पूर्वाग्रहों से किसी तरह की उपजी सोच वाले नजरिए को उस समाचार में डालेंगे तो जो समाचार की मूल आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ होगा, समाचार की आत्मा मर जाएगी। इसलिए हम नजरिए का ख्याल रखें, क्योंकि नजरिया बहुत महत्वपूर्ण चीज है समाचार की आत्मा के लिए, समाचार के लिए। धन्यवाद।